हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती ट्री 3.0 से संबंधित है और ये एक मैराथन क्लासेस है। इस मैराथन क्लासेस में हम लोग एमसीक्यू के थ्रू उसका सारा डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे और आज का विषय है हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये क्वेश्चन जो है ना, समझिए कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे देख करके चूज करके यहाँ पे लाया है और इसके डायमेंशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आपका पढ़ाई भी हो जाए और जो व्यक्ति पढ़ चुके हैं, जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक ईयरफोन लगा करके मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि बोर्ड पे जो बातें लिखी हुई होंगी वो मैं बोलूंगा भी। हो सकता है कि मैं कुछ ना लिखूं और बोल भी दूं, तो वो बातें आपको रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपके कान में आवाज पहुंचनी चाहिए, आपके कलम कॉपी के द्वारा लिखित होना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो सुविधा ये है कि ऑनलाइन है, तो कभी भी आप ये रिकॉर्डेड रहेगा, कभी भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। और हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मात्र 13 दिन समय बच गया है आप लोग के पास। इस समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और उसी के हिसाब किताब से मैं यहाँ पे ये क्लासेस बनाने वाला हूँ। ध्यान देना है कि इसमें किसी भी प्रकार से जो है कोई पढ़ाई लिखाई वाला उतना डीपली वाला बात नहीं है, लेकिन जो जो इससे रिलेटेड डायमेंशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। तो यहाँ पे देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में, यहाँ पे किस छूट गया है, किस वर्ष में आयु की सहमति अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष में आयु की सहमति का मतलब ये हुआ कि लड़कियों की जो शादी का, विवाह का उम्र सीमा है उसको कम यानी 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष किया गया था। इसकी वर्ष क्या थी, ईस्वी क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 1891, जो आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये 1891 में पारित हुआ था, जिसमें लड़कियों की आयु जो है वो 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया था। यह विवाह की आयु है। और इस समय ध्यान रखिएगा कि जिस समय यह नियम पारित हुआ था, इस अधिनियम पे साइन करने वाले जो है लैंसडाउन है, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, वायसराय कह लीजिए, लॉर्ड लैंसडाउन थे। लॉर्ड लैंसडाउन ने जो है उस पर हस्ताक्षर किया था और विवाह की जो आयु है 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, ये कब हुआ है, 1891 में। लेकिन यह कानून लंबे समय तक नहीं रहा, बाद में आकर के इसको खत्म कर दिया गया है। खास करके तो जब हमारा संविधान तैयार हुआ, आपको पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, परंतु अपना लिया गया था कब, 26 नवंबर 1949। और जब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, क्या उस समय भी कुछ हिस्सा लागू हुआ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद लागू हुआ था, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। और अगर चुनाव होगा तो जब किसी व्यक्ति को यही पता नहीं होगा कि हमारी नागरिकता है या नहीं है, तो फिर वो वोट कैसे देगा? तो इसलिए कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। बाकी पूरा का पूरा संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जरा सा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? पहला भारतीय के रूप में किसे चुना गया था? तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि ब्रिटिश संसद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे पार्लियामेंट बोला जाता है। ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है और वहां भी 2 सदन होते हैं। एक को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड और एक को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की संसद में भी 2 सदन हैं, जिसमें से एक को कहते हैं लोकसभा,
एक को क्या कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है यहाँ पे उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। वैसे ही यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये उच्च सदन है और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये निम्न सदन है। तो क्या इसमें से दादा भाई नौरोजी जो है, आंसर इसका आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, हमको पता है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं आप और इसका आंसर आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है आखिर संसद में क्या उच्च सदन के सदस्य थे, हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य थे या हाउस ऑफ कॉमन्स के थे? तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे और हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब निम्न सदन हुआ। और निम्न सदन में किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लिबरल पार्टी से थे वहां पे। देखिए एक लिबरल पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, तो यहाँ पे लिबरल पार्टी से थे और लगभग जो है ये 3 साल तक वहां पे सदस्य भी रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध, भारत के ये क्या है वयोवृद्ध नेता हैं। ठीक है, ध्यान देना। और भी इनमें कभी काफी सारी खासियतें हैं, जैसे जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके सबसे अधिक बार जो है सदस्य रहने वाले ये हैं। सबसे अधिक बार में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन सेकंड सबसे ज्यादा रहने वाले जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। 3 बार से भी ज्यादा बार रह चुके हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि आपको ऑलरेडी पता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए पाकिस्तान शब्द की चर्चा तो बहुत पहले से है और इसका उत्तर भी आप लोग को पता होगा और बिना बताए आप लोग जो है मेरे बताने से पहले आप लोग बता दीजिए और हमको आशा है कि आप लोगों ने बता दिया होगा, जिसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं, इन्होंने ही यह प्रयोग किया था पहली बार। क्या सोच के किया था? आखिरकार पाकिस्तान का मतलब क्या? तो जो पाकिस्तान शब्द है इनका कहना था कि भाई 5 प्रांत से मिलकर बना क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएगा, जिसमें से इन्होंने पहला क्षेत्र जो है वह अफगान रखा, दूसरा क्षेत्र जो है इन्होंने सिंध को रखा, तीसरा क्षेत्र इन्होंने पंजाब को रखा, ठीक है, चौथा क्षेत्र जो है इन्होंने कश्मीर को रखा और 5वां क्षेत्र जो है इन्होंने रख दिया बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान को। यानी अफगान, सिंध, पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, 5 प्रांत को मिला करके एक नया शब्द पाकिस्तान, जिन्होंने चौधरी रहमत अली ने जो है यह शब्द का प्रयोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के किया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो देखिए मोहम्मद इकबाल जो है यह हमारा जो गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा एक कविता है कि जो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा, इसके लिए काफी जो है ये फेमस है। कविता का नाम है सारे जहां से अच्छा। राइटिंग मेरा तो ठीक नहीं है, बाकी जो हम बोल रहे हैं उससे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां से अच्छा कविता लिखा था, इसके लिए फेमस है। दूसरी बात चौधरी रहमत अली जो है इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसका बेस कॉन्सेप्ट क्या था? तो ध्यान रखना है 5 प्रांत, अफगान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान। चलिए लेट ना करते हुए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए रहते थे, दलितों से जुड़े हुए रहते थे, मजदूरों से जुड़े हुए रहते थे, लेकिन किसान से बहुत कम देखा गया है कि किसानों को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसा कदम बढ़ाया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो किसानों से नफरत था, लेकिन किसान को लेकर के बहुत कम रहे हैं वो, ज्यादातर दलितों वही अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है यहाँ पे कि भारत के किसान और मजदूर दल। तो देखिए मजदूर दल तो ठीक है इससे रिलेटेड थे, लेकिन भारत के किसान ये वाला एरिया उनका सेक्शन नहीं था, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। हाँ ये है, देखिए ना अनुसूचित जाति आ गया, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट आ गया, SC आ गया, अनुसूचित जाति का मतलब शेड्यूल कास्ट। फिर आजाद मजदूर संघ
दिए गए कोड का, संघ में नीचे दिए गए कोड का। अब देखिए यहाँ पे आजाद मजदूर संघ सिर्फ यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों सही है? तो नहीं, हमने देख लिया कि ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि उसमें भारतीय किसान नहीं आने वाले हैं, सिर्फ ऑप्शन 2 और 3 सही है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर देखा जाए तो इनका तो पूछना ही नहीं, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको न्याय कानून मंत्री बनाया गया, न्याय और कानून मंत्री। इनको तो सैल्यूट करना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए। किस बात को लेकर के कि ये इनका संविधान दिया हुआ आज तक जो है, यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि कितना दूरदृष्टि इनका ठीक था, या जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे कितना उनका दूरदृष्टि था कि आज भी देखा जाए तो आज के डेट में भी कहीं ना कहीं ये लागू होता है, हमारा संविधान आज भी लागू होता है। हाँ, भले छोटा बहुत थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ता है, लेकिन जरा सोचिए आज 75 साल हो चुका है, 60 देशों का संविधान पढ़ करके, डॉक्टर वी.एन. राव का नाम सुनेंगे आप लोग, वी.एन. राव, उनका भी काफी अच्छा खासा योगदान रहा है। 60 देश का संविधान पढ़ करके एक निचोड़ निकालना, एक संविधान तैयार करना बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, जिनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और इनको 1990 में भारत रत्न भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। 1990 में इनको क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। और ये भी ध्यान देना है, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 6 दिसंबर 1956 ये इनका हुआ था जन्म, और ये इनका हुआ था मृत्यु। कभी कभी बेसिक सवाल ही पूछ देता है, जन्म मृत्यु ही पूछ देता है, तो ध्यान रखना है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और मरणोपरांत जो है 1990 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे, जाति तो आपको पता ही है कि जाति कौन सा था, इनका महार जाति था। पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देख लीजिए, पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये भी बहुत ही खासियत, बहुत बड़ा खासियत है इनके अंदर। और पढ़ाई के मामले में देखिएगा ना, पढ़ाई के मामले में तो इनका जोर नहीं है। हम लोग आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद नहीं पढ़ पाएंगे जितना ये पढ़ के चले गए। अरे 2-2 बार पीएचडी करना, समझ रहे हैं? तो ये तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग होती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कि पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो विदेश में जा करके किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने पीएचडी किया था। मतलब डॉक्टरेट की उपाधि ली थी उन्होंने, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। बताइए कितना विद्वान आदमी है ना। इस आदमी का मतलब एकदम सैल्यूट करने का मन करता है। कि भाई जो अब शादी होता है ना, जो हवन कुंड जो होता है, अग्नि का जो है फेरा लगा के वो 7 फेरा लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, तो अग्नि फेरा तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ बगल में ना एक संविधान की बुक रखी होनी चाहिए। संविधान में जो है वो 7 फेरा लगा के वचन लेना चाहिए कि भाई हम संविधान का कसम खा के बोलते हैं कि 7 वचन जो है साथ निभाएंगे, हम 7 जन्म तक निभाएंगे। खैर अब आजकल तो ऐसा है कि एक जन्म तो निभा नहीं रहा है, 7 का कौन पूछता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये सारी बातें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदों के माध्यम से लिख करके उजागर किया था? तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप हमें बताइए, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए समझ गए, आपका सही, बिल्कुल सही आंसर दिया है पीर मोहम्मद मुनिस। पीर मोहम्मद मुनिस ने जो है यह उनके समस्याओं को देखते हुए, सबसे पहले देख लीजिए नाम आता है चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, इसी से तो संबंधित है किसानों से, 1917 में शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी समस्या क्या था? तो इस चंपारण सत्याग्रह को अगर कंपेयर किया जाए तो किससे हम कंपेयर करेंगे? नील से, नील की खेती से। यानी समस्या यहाँ पे ये था कि 3 कठिया जो प्रणाली था यहाँ पे,
और 3 कठिया प्रणाली में समस्या ये थी कि 3/20 मतलब 20 कट्ठा अगर जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पे खेती करना है। किस चीज का खेती करना है? नील का खेती करना है। और एग्रीमेंट रहता था कि नील बेचोगे तो भाई अंग्रेज से बेचोगे और उसका जो रेट तय किया जाएगा वो अंग्रेज ही तय करेगा। बताइए, अगर यहाँ पे राजकुमार शुक्ल नहीं होते, अगर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नहीं बुलाया होता, 1916 में लखनऊ समझौता के दौरान उधर भेंट हुआ था, तो गांधी जी को बुलाया गया था। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और राजकुमार शुक्ल ने बुला कर कहा कि गांधी जी कभी बिहार आइए, हमारे किसानों की समस्या को दूर कीजिए। गांधी जी ने बोला था कि मैं जरूर आऊंगा। और वहां पे एक अंग्रेज ऑफिसर ने बोल दिया था गांधी जी कि सुनिए, अगर आप गांधी जी आ गए ना बिहार, हम आपको कैद कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। गांधी जी ने बोला था जो करना है तुमको करना, अब हम तो बिहार आएंगे। तो अंग्रेज भी भाई परेशान था, वो भी देख करके कौन ऐसा व्यक्ति है भाई जो आज तक अंग्रेजों के सामने आंख तक नहीं उठाया कोई भारतीय, ये कौन सा व्यक्ति है जो सामने एकदम बात कर रहा था? हु इज गांधी? गांधी वो सब बोलता था, बोलने भी नहीं आ रहा है वो सबको। खैर, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और उस सत्याग्रह में जो है नील की समस्या थी, नील की खेती की समस्या थी जो अंग्रेज जबरदस्ती करवा रहे थे। 3 कठिया पद्धति भी इसको कहा जाता है। 3 कठिया मतलब 3/20, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे खेती करना होता था नील का। ठीक है, तो ये सारी समस्या को देख करके पीर मोहम्मद मुनीस सिंह को बड़ी दिक्कत हुआ, बड़ी दुख हुआ, जिन्होंने कहा दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय। ये किसानों को बोल रहे हैं कि ऐसी समस्या है और उनको देख करके खुद भी दुखी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता के बीच हस्ताक्षर हुआ था। बाप रे, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता ही तो भाई ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम अब एक होने लगे। उनको लगा कि नहीं, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक अंग्रेजों सबको भगाया नहीं जा सकता है। क्यों? ये मुस्लिम लोग का भी हिंदू के साथ मिलना, ये खिलाफत आंदोलन ले लीजिए, वहां पे चल रहा है, ईरान साइड में, इराक साइड में चल रहा है खिलाफत आंदोलन, अब तुर्की साइड में भी चल रहा है। तो वहां पे मुसलमानों को अंग्रेज सता रहे हैं। खलीफा का जो पद हुआ करता था ना, उस खलीफा के पद से उनको हटाया जा रहा था। तो मुसलमान वहां समस्या में थे, तो भारत के मुसलमानों को लगा कि हम भी यहाँ पे समस्या में हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। तब जाकर के उनको दिमाग आया तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी और आगा खां, इन लोगों का तो पता ही नहीं कभी। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, हमको पता है। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक को तो पूछे नहीं, एकदम गर्म दिमाग के आदमी। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भाई साहब एक ही व्यक्ति हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी। देखिए उस समय भी ये दादा भाई नौरोजी का ऐसा था कि इनका भारत में कम बाहर बड़ी चलता था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में ले लीजिए और ये ले लीजिए 1867, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में और लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था। यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। और ये दोनों चीजें जो है इन्होंने कब बताया, कहाँ बताया? तो ध्यान रखना है, इन्होंने 1869 में 1869 में इनका एक पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस पुस्तक में इन्होंने चर्चा की थी, एक अनुमान बताया था। ये दावा नहीं किए थे बट एक अनुमान बताया था कि भाई प्रति व्यक्ति आय जो है वह 17 रुपया या 18 रुपया हो सकता है और जो राष्ट्रीय आय है ये 320 करोड़ के आसपास में हो सकता है। बस ये अनुमान था इनका। ठीक है, बाकी वही कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं। अभी एडम स्मिथ आचार्य चाणक्य तो है नहीं। ठीक है, आचार्य चाणक्य को प्राचीन अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, लेकिन उनके अर्थशास्त्र में राजनीति भी था।
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे मानते हैं? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। और देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, तो इनका अगर देखा जाए तो आपको पता भी होगा कि लाला लाजपत राय तो ये भी गर्म दिमाग के आदमी थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस में जो है एक अलगाव हुआ, जो गरम दल और नरम दल, तो गरम दल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लीजिए ही लाला लाजपत राय। 3 व्यक्ति थे, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, 3 व्यक्ति थे, ध्यान दीजिएगा। लाल, एक थे बाल और एक थे पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तीनों ने मिल करके गजब का एकदम गरम दल बनाया था। और कांग्रेस के जो नरम दल वाले थे, उस नरम दल में एक व्यक्ति ये भी थे, दादा भाई नेहरू जी। तो इनका कहना था गरम दल वाले को, कैसे कब तक जो है गवर्नर जनरल के सामने आप अपना माथा टेका टेका करके जो है परेशान हो जाइएगा, आजादी नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो हिंसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये गरम दल वाले व्यक्ति थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का तो क्या ही कहना, ये तो भाई गुरु थे। किसके गुरु थे? गांधी जी के। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका भी गुरु बता दें तो अब गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन है? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे, ये किसके गुरु हैं? ये गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। और महादेव गोविंद रनाडे के गुरु कौन है? उतना ऊपर नहीं जाना है, सुकरात होंगे। चलिए, और राजा राम मोहन राय को तो क्या कहना भाई, इनको तो आधुनिक भारत का पिता कह लीजिए, आधुनिक भारत का जनक कह लीजिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कह लीजिए, सती प्रथा के जो है ये बेड़ा पार करने वाले यही व्यक्ति हैं। मतलब जितना भी सामाजिक बुराई है ना, उसको खत्म करने वाले यही व्यक्ति हैं। और ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय के साथ भाभी के साथ घटना हुआ था कि भाई उनके पति डेथ कर गए थे, भाभी को जिंदा जला दिया गया था। तो अपने घर में समस्या उत्पन्न हुआ तो ये भी खुद पर एकदम कि नहीं, सती प्रथा को समाप्त करके रहेंगे। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर के सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, आंसर आप लोगों को पता होगा, ये हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा और बात कर लें। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति तो हमने देखा ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने जो है पहली ही बार में इन्होंने अपना आईएएस क्लियर किया, सिविल सर्विस क्लियर किया। सिविल सर्विस में भी ये पहले एकदम मतलब समझ जाइए कि पूरा टॉप लेवल पे थे ये। उसके बावजूद भी इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी क्यों छोड़ा कि 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो है यह 1920 ईस्वी में नौकरी इन्होंने छोड़ा, क्योंकि उस समय गांधी जी कौन सा आंदोलन, सॉरी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1920 में। और इस आंदोलन में कूदना है, इस आंदोलन में श्राम देना है, भारत को आज़ादी दिलाना है। इसलिए चित्तरंजन ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1920 में अपनी नौकरी को त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति फिर एक बार 1939 में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ है सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ है गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी बोलते हैं ये मेरा उम्मीदवार है पट्टाभी सीतारामैया, और दूसरी तरफ है सुभाष चंद्र बोस। जरा बताइए कौन जीतेगा? तो सीधी सी बात है, गांधी जी का हाथ जिस पर है वो जीत जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। फिर भी जीतने के बावजूद गांधी जी से जाकर माफी मांगते हैं कि गांधी जी मेरा औकात नहीं है कि आपके सामने हम ये जीत स्वीकार करें, हम इस पद को पट्टाभी सीतारामैया को सौंप देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल पड़े। तो 1939 में वहीं से निकलने के बाद उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, किसान महासभा की स्थापना की। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको नेताजी कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, आजाद हिंद फौज जो है जर्मनी में इनको नेताजी का उपाधि दिया गया था। जो सुभाष चंद्र बोस जो है इनको नेताजी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नेताजी कहने का कारण
क्या कारण है कि भाई लीडरशिप में जो गुण था ना, कूट कूट के भरा था। 3,000 सेना तैयार कर लिए थे, अपना फोर्स तैयार कर लिया था ये आदमी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फोर्स तैयार कर लिया था। चुपके चुपके, अंग्रेजों को पता भी नहीं चला। दिमाग का बहुत तेज तरह आदमी, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला, वो भी कहाँ से, वो अंडमान निकोबार में खड़ा होकर के, अंडमान निकोबार में खड़ा होकर के रेडियो से वो कह रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने का अधिकार जो है सबसे पहले किसको था, सुभाष चंद्र बोस को। अधिकार नहीं कहें, एक उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि, वो भी कहां से, अंडमान निकोबार से। रेडियो के द्वारा उन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है भाई, सबको पता है, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास का तो पूछिए मत, चित्तरंजन दास और एक व्यक्ति इनके साथ, वो कौन है भाई, तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू शॉर्ट में लिख देते हैं, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिल करके कौन से पार्टी का गठन किया, जरा बताइए। इन दोनों ने मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन। और स्वराज पार्टी का गठन करने का कारण जानते हैं क्या था, फिर यहाँ से जोड़ लीजिए, असहयोग आंदोलन 1922 में क्या हो गया था, समाप्त, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, है ना। मतलब ये 12 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। गांधी जी गुस्सा गए, बोले कि भाई हिंसा नहीं करना था, आप लोगों ने हिंसा क्यों किया। तो हिंसा किया और इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, समाप्ति की घोषणा कर दी। तब जाके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया और कहा कि भाई हम फैलाएंगे लोगों के अंदर जागरूकता कि देश को कैसे आजाद दिलाना है। ठीक है, तो एक मोतीलाल नेहरू, एक चित्तरंजन दास, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तीनों ने मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया था। और गठन कब हुआ, जब असहयोग आंदोलन का अंत हुआ। और असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, इसके पीछे की कहानी आगे भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय, वहां पे छूट गया है प्रश्न में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन के दौरान जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, धीरे छूट गया, केसरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, बाकी इसका हम आपको भी होमवर्क देते हैं कि इसका पूरा डायमेंशन जो है आपको तैयार करना है, घर पे रिसर्च करना है, किताब खोलना है, गूगल का इस्तेमाल करना है, कहीं से भी कीजिए, रिसर्च कीजिए। मेरा भी आपका साथ है, आपका भी मेरा साथ है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया। अरे भाई, बंगाल का विभाजन तो हो ही जाएगा, बंगाल का विभाजन रद्द तो कर ही दिया जाएगा, पहले विभाजन करवा लें। तो आपको पता है कि अगर विभाजन की बात करें, सिर्फ विभाजन की बात करें, तो ये बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंग भंग जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बंग भंग। तो ये बंग भंग जो है ये कब हुआ था, 1905 में। और ध्यान रखना है, उस समय अगर पूछे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो 1905 में बंगाल विभाजन, और इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का देन था ये। हिंदू मुस्लिम ये दोनों को अलग करके सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते थे, लड़ाई करवाना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए। क्यों भाई, तो इनका कहना था कि हिंदू तो उच्च पद पे जा रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का क्या था, मुसलमानों का था कि अंग्रेजी शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम सिर्फ कुरान पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों को एक आधार मिल गया। वो मुसलमानों को कहते कि भाई देखो, तुम अनपढ़ रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ये जो हिंदू हैं यह पढ़ लिख करके ऊंचे पद पे चले जाएंगे, तो संघर्ष करो, लड़ो, अपना हक मांगो। अब बताइए इसमें लड़ना क्या है भाई, वो भी पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये बंगाल विभाजन का यही इनका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो। हालांकि इसको खत्म करने के लिए, इसके विरोध में पता भी आप लोगों को कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह का बहुत लोगों का योगदान अच्छा खासा। अमार सोनार बांग्ला नामक गीत उसी समय चला था।
तो यहाँ पे 1905 में तो बंग भंग हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कब रद्द किया गया था, तो रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ध्यान रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय थे। इन्होंने साइन किया था कि बंगाल विभाजन अब नहीं होगा। अब बंगाल विभाजन नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और हो जा रहा है, और वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में घोषित कर दिया जा रहा है ना। इसीलिए बिहार देखिएगा कि 1912 में पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, वो एक स्वतंत्र प्रांत बन जा रहा है। किससे अलग होकर, बंगाल से अलग होकर। तो बंगाल से अलग हुआ तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक साथ था। फिर उड़ीसा कब अलग हुआ भाई, यह उड़ीसा कब अलग हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, यह 1935 में अलग हुआ। ठीक है, तो 1935 में बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक साथ रहा। फिर झारखंडो अलग हुआ। तो झारखंड कब अलग हुआ भाई, तो आपको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो बिहार बना 1912 में, उड़ीसा बना 1935 में और झारखंड बना 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान देना है, बिहार को तो एक अलग प्रांत, चूंकि बंगाल में बहुत ज्यादा उलझ-बुन हो गया था, तो यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ, तब से बिहार को भी अलग करने का प्लान चल रहा था। ठीक है, सिताब राय वगैरह सब इसमें व्यक्ति थे जो जुड़े हुए थे इस चीज को। तो खैर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बिहार जो है 1912 में अलग हो गया और उड़ीसा 1935 में और झारखंड कब, 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आपको 1911 पता चल गया होगा। और आपको पता होना चाहिए 1911 में ऐसा क्यों हुआ, कि इसलिए हुआ कि यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में जब भी लगेगा तो वहाँ पे भारतीय द्वारा अपना डिमांड किया जाता था कि हमको ये चाहिए। तो एक डिमांड क्या था भाई, बिहार अलग प्रांत, सिग्नेचर कर दिया गया। दूसरा डिमांड क्या था भाई, बंगाल विभाजन को रद्द करो, रद्द हो गया 1911 में। तो 1911 में बिहार को भी अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया, साइन कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 से ये मान लिया गया पूरी तरह से कि बिहार एक स्वतंत्र प्रांत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की। अब ले लीजिए, अभी तो हम यही बात किए थे कुछ समय पहले कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये जो लेखक है ये कौन है, आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और ये पुस्तक जो है 1869 में, और इसी समय जो है इन्होंने सबसे पहले किस चीज की इसमें यहाँ व्याख्या की थी, राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय बताया था। और क्या बताया था, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय लगभग 320 करोड़ के आसपास में और प्रति व्यक्ति आय 17 से 20 रुपए ये आसपास में। बट इन्होंने कभी उसका क्लेम नहीं किया, इन्होंने कहा कि मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि नहीं मैं एकदम पूरा काउंटिंग करके बता रहा हूँ, इन्होंने एक अंदाजा बताया कि अंदाजा ये हो सकता है कि राष्ट्रीय आय 320 करोड़ है और प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 20 रुपए, 17 से 20 रुपए के आसपास में होगा। आज तो प्रति व्यक्ति आय क्या है भारत का, कहा जाता है 1,45,000 रुपया। हमको तो नहीं लगता है कि कोई कमा रहा है। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा है कि हमारे भारत देश में लगभग 100-200 ही लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत देश की इनकम के बराबर अपना इनकम रखते हैं। वो जितना पूरा देश का लोग मिलकर कमाता है, ये 100 लोग अकेले कमाते हैं और इन्हीं का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लगता है कि हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये औसत निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। जबकि आप देखिएगा हमारा जो जापान है, जापान हमेशा 10 साल पे कभी ना कभी भूकंप आते रहता है, फिर भी अपने आप को डेवलप करता है और भारत से 2 गुना 3 गुना उसका पर कैपिटा इनकम हो जाता है। स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, स्विट्जरलैंड का जितना पॉपुलेशन है ना, उससे ज़्यादा इंजीनियर तो हम लोग पैदा कर देते हैं, उससे ज़्यादा इंजीनियर पैदा कर देते हैं। तब भी देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में स्विट्जरलैंड हमसे आगे हैं। कारण क्या है कि वहाँ के इंजीनियर स्विट्जरलैंड ही रह रहे हैं और भारत का इंजीनियर 10 को इंजीनियर बन रहा है तो 8 को इंजीनियर चल जा रहा है बाहर, 2 को बच रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अपॉर्चुनिटी उतना नहीं देती है, पेमेंट उतना नहीं देती है, तो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। दूसरे देश दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी, दूसरे देश दे रहे हैं पैसा। तो हमारे यहाँ अभी चीजें बहुत सारी व्यवस्थित होनी बाकी है, धीरे धीरे हो भी रहा है, आगे भी होगा ही। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक लखनऊ पर हस्ताक्षर समझौता हो जा रहा है यहाँ पे। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस समझौते पर वर्ष में किए गए थे, किस वर्ष में किए गए थे। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, समझ चाहते हैं इसके लिए। किस वर्ष किए गए थे लखनऊ समझौता। एक तरह से आप क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि किस वर्ष लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, वह वर्ष बताना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग देख ही लिए थे। आप लोग एकदम जो है बिना डरे बिना रुके एकदम 1916 आंसर मारिएगा, ये तो बात पता ही है। और यही एक समय ऐसा था कि कौन कौन मिल गए, एक तो गरम दल प्लस नरम दल, गरम दल नरम दल ये तो मिले ही मिले, प्लस साथ ही साथ और कौन मिला भाई, तो एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ मुस्लिम लीग, ये भी दोनों आपस में मिल गए। इन दोनों को भी समझ में आएगा बिना मिले जुले कुछ काम होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों मिले, गरम दल नरम दल दोनों मिले। और आपको पता है गरम दल नरम दल कब बढ़ गए थे, तो आपको पता होना चाहिए गरम दल नरम दल का मतलब किसका विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1907 में। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के दौरान ये जो है दो भाग में बट गया था। एक तो आप ले लीजिए गरम दल और एक को ले लीजिए नरम दल। गरम दल में वही आपको जो बताए थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और बाकी गरम दल में तो बहुत सारे लोग थे। नरम दल में पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद उनको यही लगता था कि हम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें आज़ादी दे देंगे। अरे ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे, महात्मा गांधी भी यही कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी होना चाहिए। बस रिक्वेस्ट किए जाकर बैठ गए, अरे कोई एक्टिविटी होगा तब तो। एक्टिविटी था ही नहीं, बिना एक्टिविटी कैले जो है सब चीज़ हो जाएगा। अब बिना दरोगा का बिना दौड़ कैले भरे घरे बैठे बैठे सोचेंगे क्या है दरोगा फिजिकल निकल ही जाएगा, क्या है 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, तनी सा ऊंचाई है, कूदना है, लंबाई है, कूदना हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। लड़का देखिए पटना गांधी मैदान में जाकर के सुबह सुबह 4-4 बजे सुबह में सब जा रहा है, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लड़का एक बार में दौड़ रहा है। तो बिना एक्टिविटी किए कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। आप ही सोचिए ना, आप खाली सोचिएगा पढ़ेंगे 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 निकल जाएगा, नहीं। मात्र 13 दिन है आपके पास समय, और इस 13 दिन में ना अपना जी जान लगा देना है। जितना कैपेसिटी होना एक दिन में, जितना आप पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, आप अपने उससे जितना पढ़ सकते हैं, चाहे वो 12 घंटा 14 घंटा ही क्यों ना हो, पढ़िए एकदम जोड़ लगा दीजिए। इस बार शिक्षक भर्ती में शिक्षक बन के ही रहना है। शिक्षक ही एक ऐसा पद है जो सभी का एक निर्माता है, समझ लीजिए। अगर एक राष्ट्र बन रहा है ना तो किसी न किसी शिक्षक से वो पढ़ा होगा। तो शिक्षक का महत्व तो बहुत बड़ा है और आप उसी पद को हासिल करने वाले हैं। और जिस दिन पूरे भारत देश में किसी व्यक्ति का शिक्षक बनना सपना हो जाएगा ना, समझिए कि उस दिन देश जो है एक बहुत विकास के तौर पे चल रहा है। एकदम समझ जाइए कि वो उसको विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। लीजिए, तो हम लोग बात करवे किए हैं। अभी हम बात किए हैं कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था उसमें कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और कौन थे, विठल भाई पटेल। 3 व्यक्ति थे, लेकिन 2 ही व्यक्ति का महत्वपूर्ण रूप से जो है काउंट किया जाता है। कौन कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। और स्वराज पार्टी का गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो आपको पता है कि 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हो गया था। तो उस समय असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। गांधी जी बोल रहे थे कि भाई इस आंदोलन को चलाया जाना था कब, जब हिंसा नहीं होता तब, लेकिन आप लोगों ने इसमें क्या कर दिया, हिंसा कर दिया, ठीक है। अब चौरी चौरा कांड में इतना लोगों को मार देना, इतना जला देना, समझिए कि स्टेशन पे आग लग गया था। 22 लोग उसमें मारे गए थे। भाई क्या कहना, गांधी जी का अपना सिद्धांत है कि हिंसा नहीं करना है, लोगों ने हिंसा कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी उसी समय बोल रहे थे कि जब लोगों का क्रांतिकारीपन जो एकदम जोश पे होना, और उस समय उस जोश को मतलब समझ जाइए कि अचानक से आंदोलन रोक दिया जाए तो लोगों का जोश का क्या होगा, मर जाएगा जोश। तो सुभाष चंद्र बोस के अनुसार ये ठीक नहीं था।
लेकिन महात्मा गांधी जी के अपने सिद्धांत का बात था, उनके सिद्धांत के सब लोग खिलाफ चला, तो बंद करना उन्होंने बंद कर दिया। फिर ठीक है, ये दो लोग उभर करके आए, मोतीलाल नेहरू और सुभाष, ये चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जो है पेशे से एक वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। नेहरू रिपोर्ट जब बना था तो उसके अध्यक्ष यही थे, यानी जब साइमन कमीशन आया, संविधान निर्माण करना था, तो ब्रिटिशों ने कहा भारतीयों से कि तुम अपना एक रिपोर्ट तैयार करो, तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो यही थे, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपना संविधान तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था, ब्रिटिशों को दिया था। बट ब्रिटिश ने उसको बोलने सम्मेलन में पारित करके जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के रूप में श्वेत पत्र के रूप में उसको जारी कर दिया। और जब हमने संविधान बनाया तो संविधान बनाते वक्त भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बहुत सारा डाटा हमने कलेक्ट किया और अपने संविधान में डाला। इसलिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो इसका आंसर देखिए, आंसर तो बताया ही नहीं, यहाँ तो बता दिए लेकिन यहाँ पे टिक नहीं की। इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपका आंसर, ये क्वेश्चन आ जाता है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है शौकत अली, तीसरा है मोहम्मद इकबाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल वही सुन लीजिए, क्या सारे जहां से अच्छा। तो सारे जहां से अच्छा इन्होंने कविता लिखा था, उस कविता के लिए काफी क्या है, फेमस है। बाकी 1930 में अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होनी थी और इसी के तहत जो है आपको पता होना चाहिए कौन सा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, है ना। नमक सत्याग्रह की शुरुआत इसी समय हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो इस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भाई? 1917 में। और ये किससे संबंधित था? तीन कठिया पद्धति से। किससे संबंधित था? तीन कठिया पद्धति से। तीन कठिया मतलब 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर सिर्फ किसकी खेती करना है? नील की खेती करना है। चलिए तो पहला देखते हैं इसमें कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल तकनीक का इस्तेमाल किया। अरे नहीं भैया, भूख हड़ताल इसमें नहीं किया था इन्होंने। भूख हड़ताल जो है यह अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद, वहां पे भूख हड़ताल के तकनीक का इस्तेमाल किया था। और भूख हड़ताल तकनीक जो इनका एकदम रामबाण था, क्योंकि अंग्रेज सब समझता था कि अगर ये भूख से चल बसे ना तो पूरा भारत देश जो है वो हम लोग को मार डालेगा। उससे अच्छा है कि भाई जो मांग रहे हैं उनकी मांग पूरा करो। तो पहला तो ऑप्शन ये होगा नहीं। दूसरा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया था। ये बात सही है, ये भाई साहब देख लीजिए, राजकुमार शुक्ल, ये राजकुमार शुक्ल से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम लिख के रख लीजिए आप, गारंटी हम दे रहे हैं 100%। एक क्वेश्चन ये राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड, चाहे जो भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे, लेकिन राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गांठ बांध के रख लीजिए आप लोग। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? लीजिए, नमक सत्याग्रह से अगला ही क्वेश्चन आ गया। तो आपको तो पता है कि भाई 16 अप्रैल 1930, सॉरी 16 अप्रैल 1930, ये एक्स्ट्रा 3 लिख दिया है। तो 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और पटना में ही 16 अप्रैल से लेकर के कब तक चला था? 22 अप्रैल तक चला था। 16 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक पटना में चला था। 3 दिन तक रनिंग हो रहा था ना। गांधी जी यात्रा पे चल रहे हैं, भाई नमक कानून तोड़ना है, नमक कानून तोड़ना है। बस एक बार जो है डांडी पहुंच जाए, डांडी पहुंचेंगे, नमक उठा करके नमक कानून तोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा, एक मुट्ठी नमक उठाया, तब उस समय अंग्रेजों का लाठियों का बरसात था। जितने भी भारतीय थे ना, हजारों लोग मतलब इकट्ठा हो गए थे। समझिए गांधी जी तो मतलब 10, 12, 17 लोग लेकर के चले थे और कहाँ मतलब हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। रास्ते में मिलते गए। अंग्रेजों ने लाठियों का प्रहार, एकदम समझ जाइए कि
लाठी ही लाठी मारा, लेकिन एक भी भारतीय कोई हाथ नहीं चलाया। और इस बात की खबर पूरे विश्व में हो गई। एक अमेरिकन पत्रकार वहां पे था, जब दांडी में ये सारी चीजें हो रही थी तो वो फोटो खींचा था। पूरे वर्ल्ड में न्यूज़पेपर में बात छप गया कि अंग्रेजों ने बुरी तरह से भारतीयों को मारा है। तभी जाकर के ब्रिटिश सरकार पे दबाव पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने कांटेक्ट किया उस समय भारत में लॉर्ड इरविन से, क्योंकि 1930 में जब नमक सत्याग्रह कहें या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन के ऊपर दबाव आ रहा है, अरे क्या कर रहे हो, गांधी जी को संभालो, नहीं तो पूरे विश्व में अंग्रेजों की थू-थू हो रही है, ब्रिटिश सरकार की थू-थू हो रही है। सबसे ज्यादा तो अमेरिकी सरकार जो है प्रेशर डाल रही है कि क्या हो रहा है भारत में, है ना, बदनामी हो रही है इस चीज की। तो ध्यान रखना है 16 अप्रैल 1930 से 12 अप्रैल 1930 तक। चलिए अगला प्रश्न जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस मांग को लेकर छपरा जेल में कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? देखिए ना, यहाँ पे छपरा जेल है और नग्न हड़ताल। नग्न हड़ताल कहीं ना कहीं तो कपड़ा से संबंधित होगा, और ये समय चल रहा है कब का भाई? तो ये हाँ छपरा जेल में, और समय चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो 1930 का टाइम होगा। और इस 1930 के टाइम में अगर देखा जाए तो ये तो बात 10 साल पुराना हो गया कि जब असहयोग आंदोलन चला था, तो उस समय कपड़ा का ही बहिष्कार किया जा रहा था। इस समय भी कपड़े का बहिष्कार किया जा रहा है, सूती वस्त्र का डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना, कपड़ा से रिलेटेड कौन सा है? रिहाई की मांग, मतलब नग्न होकर काहेला रिहाई की मांग करेंगे, कोई दुखी नहीं बनता है। सजा कम करने की मांग, तो सजा कम करने के बाद नग्न होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ अच्छा काम कर लीजिए, कम हो जाएगा। और तीसरे इसमें स्वदेशी वस्त्रों की मांग। स्वदेशी वस्त्रों की मांग कि हमको स्वदेशी वस्त्र पहनना है, विदेशी नहीं पहनना है। और स्वदेशी वस्त्र इसलिए क्योंकि अगर स्वदेश में, भारत देश में ही उसका निर्माण होगा तो बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा डिमांड था इन लोगों का कि स्वदेशी वस्त्रों का इन्होंने डिमांड किया कि ना ना भाई, एक काम करते हैं, स्वदेशी वस्त्र का अगर हम डिमांड करेंगे तो ठीक ठाक जो है यहाँ पे निर्माण होगा सूती वस्त्र का, और समझ जाइए कि बेरोजगारों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वदेशी वस्त्रों का मांग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 फरवरी 1932 के दौरान पुलिस की गोलियों से कहाँ 15 आंदोलनकारी मारे गए थे? तो ये तो आप लोग को आंसर पता ही होगा, तारापुर। कारण क्या था कि यहाँ पे पुलिस वालों को, ये जो भाई पुलिस हैं, इनको पता चल गया था कि ये क्या फहराने वाले हैं? झंडा फहराने वाले हैं, फ्लैग जो है ये फहराने वाले हैं। इनको पता लग गया था, ये वहां पहुंच चुके थे। और ध्यान रखना है, कितने? 15 आंदोलनकारी। हमारे तो भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, फिर 15 लोग इधर मारे गए, तो इतने लोग मारे गए हैं। और वहां पे अंग्रेजों का एक भी सिपाही अगर मर जाता था तो ये लोग सजा, इतना सजा देता था, इतना सजा देता था, पूछिए मत। तो अत्याचार तो हुआ है। तो ये घटना जो है कहाँ पे हुआ है? तारापुर में हुआ है। कितने लोग मारे गए थे? 15। कारण क्या था कि झंडा फहराना था, सिर्फ इतना ही दोष था। और ये पुलिस वालों को पता चल गया, जैसे ही झंडा फहरा रहे थे, पहुंचे, गोले से उन्होंने भून दिया। वही जालियांवाला बाग हत्याकांड याद कीजिए, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। रॉलेट एक्ट के तहत जो है सैफुद्दीन किचलू को, डॉक्टर सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जालियांवाला बाग में बैठ करके, जो वैसाखी का दिन था, उस समय लोग कुछ फैसला कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपस में कि क्यों गिरफ्तार किया गया था। तब तक जनरल वो डायर आया और गोलियों से भुनवा दिया, सभी लोग मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को। इसी गुस्से में आकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। तो रॉलेट एक्ट जुड़ा हुआ है जालियांवाला बाग से, जालियांवाला बाग जुड़ा हुआ है असहयोग से, चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ है असहयोग से, स्वराज पार्टी भी जुड़ा हुआ है असहयोग से। और गांधी जी उसी समय 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जाते हैं, जो कांग्रेस का सेशन चल रहा होता है। तो पहली बार और अंतिम बार, है ना, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति है कौन? गांधी जी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मैजिक लैंटर्न पे व्याख्यान से क्या संबंधित है? देखिए ध्यान देना है, बिहार में मैजिक लैंटर्न, मैजिक लैंटर्न एक वर्ड है, कहावत है, जो कि सीधे से जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से।
तो ये सब उसी समय घटनाएं चल रही है। बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ही यही था कि पूरे भारत देश में लोगों को जागरूक करना है और उनको प्रेरित करना है कि आजाद कराने के लिए, भारत देश को आजाद कराने के लिए वो अपना योगदान दे, सहयोग करें, आए और भारत देश को क्या करवाएं, आजाद करवाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? लीजिए, इसका भी आंसर वही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बड़ी फेमस था। मतलब चौकीदारी कर जो है, समझिए कि एकदम अंग्रेजों ने तो अति कर दिया था इस चीज को लेकर के। तो ये भी इसी से रिलेटेड था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष ध्यान रखिए कब, 1930। तो इसमें ज्यादा डायमेंशन की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आई थिंक हम लोग, लगता है कि इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो आप लोग का आंसर आ भी गया होगा, सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसान सभा की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंडमान निकोबार से, कहां से? अंडमान निकोबार से, अंडमान निकोबार से जो है गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता, है ना? गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी इन्होंने। और यही ऐसे व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी का उपाधि मिला था। और ये नेताजी का उपाधि कहाँ से इनको मिला था? तो जर्मनी से मिला था। और जर्मनी में किसने दिया था? तो आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज ने जो है इन्हें ये उपाधि दिया था नेताजी का। और सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 ईस्वी में सिविल सर्विस पास किया था। आईसीएस उस समय कहा जाता था, आईएएस नहीं, इंडियन सिविल सर्विस। तो आईसीएस इन्होंने पास किया था 1920 में। और नौकरी होने के बावजूद इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा है, उसमें भाग लेना है, आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? देखिए, किस भारतीय जन आंदोलन, जन आंदोलन का मतलब हो गया कि पूरे भारत देश के लिए है, पूरे भारत देश के लोग इसमें शामिल होंगे। देखिए, उत्तर सबका एक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? अलग अलग तरीके से। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो अगर आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका उत्तर गलत होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम सही सही बनाकर आने वाले हैं आप लोग। हमको तो लगता है कि हम जितना यहाँ पे बता रहे हैं इससे कहीं ज्यादा ही आप लोग को पता होगा, ठीक है। लेकिन हम अपने अनुसार जितना बता रहे हैं बस उतना भी आप लोग अगर आप करते हैं ना। कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया होगा तो मेरा हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। आप लोग तो वैसे भी पहले से पढ़े ही होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे मेरा हेल्प ले सकते हैं थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए। और भी जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें हम और आगे चीजें देखेंगे। हालांकि साइंस का भी, ज्योग्राफी का भी, सबका भी मैराथन लेकर के हम आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जन आंदोलन की जैसे ही बात आएगी ना, आपका आंसर सीधे हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय, ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है। सविनय, विनम्रता पूर्वक, अयोग्य, बात नहीं मानेंगे आंदोलन। मतलब हम वैसा आंदोलन चला रहे हैं जो एकदम आदर पूर्वक आपका बात नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे काम। यानी कहने का मतलब कि अगर अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम मेरे कॉलेज में प्रोफेसर बनो, नहीं बनेंगे, मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनो, नहीं बनेंगे, हम अवज्ञा करते जाएंगे, सभी चीजों का अवज्ञा करते जाएंगे। तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सबसे पहली बात कि जो गांधी इरविन समझौता है यह कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 के समय यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और लॉर्ड इरविन उस समय जो है गवर्नर जनरल है, वही बताए थे कि भाई उधर से प्रेशर आ रहा है ब्रिटिश सरकार से कि भाई देखो ये जल्दी से जो है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन सब समाप्त करो, बड़ी दबाव हो रहा है। तब इरविन ने बुलाया था कि भाई चलिए आइए समझौता कर लेते हैं। तो गांधी जी ने भी अपना प्रस्ताव रखा था, इरविन ने भी अपना प्रस्ताव रखा था, बट इरविन ने नहीं माना। लेकिन गांधी जी को थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा यहाँ पे समझौता करने के लिए, इसलिए कि उस समय जो मजदूर थे, जो किसान थे,
जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, वो इस आंदोलन से थोड़ा सा हट रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई आंदोलन में कितने दिन तक हम लोग लगे रहेंगे, खाना पीना कहाँ से होगा, कमाएंगे कहाँ से, इसलिए ये अलग हो रहे थे। तो गांधी जी को लग रहा था कि टूट रहा है सारा चीज, इसलिए इन्होंने समझौता किया। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो आंदोलन भाई कौन सा हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और रॉलेट सत्याग्रह तो आपको पता है कब, 1919 रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट अधिनियम बोले या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी 1 मिनट, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। हमारा आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, ये तो हुआ था आपका भाई 1942 में, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो अंतिम था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था हमारा, 1920 में, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आपको पता है कि इसी महीने में 23 मार्च 1931 क्या मनाया जाता है इस दिन को, आपको पता होना चाहिए, शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों भाई, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तीनों को फांसी दिया गया था, तीनों व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। ये भी कहा जाता है कि इस गांधी इरविन समझौता में अगर गांधी जी चाहते ना तो समझौता में ये भी डिमांड कर सकते थे कि उनके फांसी को माफ कर दिया जाए, माफी दे दी जाए उनको, लेकिन इन्होंने डिमांड नहीं किया। क्यों, इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके सिद्धांत के खिलाफ था। गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, इन लोगों ने हिंसा किया था, बम मारा था विधानसभा में, जबकि भगत सिंह का कहना था कि बम फोड़ने का उद्देश्य मेरा नहीं था, हिंसा करने का उद्देश्य नहीं था, बस वो आवाज अंग्रेजों के कान तक पहुंचाना था, जो उनके कान तक पहुंच नहीं रहा था। आजादी का, स्वराज का, पूर्ण स्वराज का, स्वतंत्रता का वो आवाज पहुंच नहीं रहा था, बम फोड़ने का यही उद्देश्य था। फिर भी अब अंग्रेज जो हिंसा मान रहे हैं, गांधी जी भी हिंसा मान रहे हैं, इसलिए इन्होंने डिमांड नहीं किया था। तो गांधी जी का लाहौर अधिवेशन जब हुआ था ना, बड़ी विद्रोह हुआ था, गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था। लोग काला पट्टी बांध बांध के विरोध कर रहे थे गांधी जी का कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको डिमांड करना चाहिए था अरविंद से कि इनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। बट गांधी जी का वही अपना सिद्धांत कि भाई हम जो है अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, और उन तीनों ने हिंसा किया था, अगर हम वो माफी मांगते तो मेरे सिद्धांत के खिलाफ होता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो आरक्षित में देखिए न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, और पुलिस से नीचे ये पुलिस है ना, ये तो इसका नीचे कैसा है, पुलिस, भू राजस्व, न्याय प्रशासन। स्थानीय स्वशासन नहीं था, यह हस्तांतरित वाले में था। तो 3 हिसाब का 1, 3, 4 ऑप्शन है। 1 तो न्याय प्रशासन 1 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। स्थानीय स्वशासन नहीं था, इसमें ऑप्शन को सुधार कर लेना होगा, 1, 3, 4, ठीक है। स्थानीय स्वशासन तो इसमें था आपका आरक्षित वाले, ये हस्तांतरित वाले में था, आंतरिक वाले में था, आरक्षित वाले में नहीं था। ये भी इसमें ध्यान देना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मॉन्टेग्यू, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ था जिससे मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम भी है जिसे संवैधानिक इतिहास कहा जाता है, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट, 1853 में भी चार्टर एक्ट, 1858 में ताज एक्ट, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था। फिर 1861 है, 1909 है, 1919 है ना, 1900 आपका फिर 35 है सबसे इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद 1947 है जो कि स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तो भारत देश आजाद ही हो गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड जो है यह किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? यही सब तो कांड करवा दिया, ठीक है, इसकी बात तो हम लोग कर भी किए थे। चौरी चौरा कांड आपको पता है कि कब हुआ था? 1922 में लगभग पुलिस स्टेशन में जो आग लगा था 22 लोग मारे गए थे, और इसी का दिन है, यही भाई साहब चौरी चौरा का
देन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और फिर आपको पता है मोतीलाल नेहरू और प्लस चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिल करके कौन से पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम जो है इसको दो पार्ट में जो है खंडित कर देते हैं। एक पार्ट में आपका 25 क्वेश्चन तक हुआ, इसको आप लोग खूब रिवीजन कीजिए। फिर पार्ट 2 में आपको जो है अगला खंड आपको मिल जाएगा जो 25 से 50 तक होगा, यानी अगला और 25 क्वेश्चन का। उसके बाद फिर और भी जरूरत पड़ेगा, और भी क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन से आप लोग 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। और अगर आप लोग को ये ठीक लगे तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप जो है हमको मोटिवेशन देते हैं तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है, और मेरा मोटिवेशन है आपका सेटिस्फेक्शन, आपका संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट हैं और ये बात हमको पता चल रहा है आपके माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके माध्यम से, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आने वाला कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए मेरे पास वीडियो अवेलेबल रहेगा। तो ध्यान रहे, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाना चाहिए। ठीक है, अगला पार्ट जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।